फिक्स्ड लूप इन VAR YNG वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो बहुत इजी सा है। इसका यूज क्या है मेरे को पता नहीं, आज तक तो मेरे को कभी यूज आया नहीं है ये, बट ठीक है चलो बुक में है तो अपन कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये लूप है, फिक्स्ड लूप है ना, खाली एरिया मतलब कोई पूरा भरा हुआ नहीं है, खाली ऐसे वायर है कोने कोने में। ठीक है, लूप रेडियस मान लो R। ठीक है, तो एरिया हो गया पाई R स्क्वायर अगर जो भी होगा ना था। ठीक है, अब मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B, अंदर में कितनी है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड है B, और B चेंज हो रही है, B चेंज हो रही है। dB/dt आपको दिया हुआ है, dB/dt दिया हुआ है। तो फ्लक्स क्या होगा? सबसे पहले तो अपन देखते हैं फ्लक्स। व्हाट विल बी द फ्लक्स? फ्लक्स विल बी मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया पाई R स्क्वायर। तो EMF विल बी माइनस टाइम्स d∅/dt, then it is going to be equal to minus times pi R square into dB/dt. डन? ठीक है, क्लियर? ये इतना EMF जनरेट हुआ। अब EMF क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और पूरा यूनिफॉर्मली पूरा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी पूरे के पूरे लूप में, तभी तो EMF है, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होती है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है वायर में, जिसके कारण करंट फ्लो करता है। मैंने बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो अब मान लो कि पूरे लूप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कितनी? E। कितनी है? E। तो एक बात और थी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस d होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। याद आ रहा है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू टोटल डिस्टेंस मतलब 2πr इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पाई R स्क्वायर dV/dt। माइनस को हटा दिया, क्यों? क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। डन? तो पाई ने पाई को मार दिया, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू R/2 dB/dt। याद रखना, कभी काम आ जाए मेन सेंस में तो याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन का रिश्ता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है R/2 dB/dt। हाँ, रेट ऑफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड खाली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो कितनी होती है? वो है R/2 dB/dt। डन? अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? चेंज, खुद के करंट के चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसको अपन बोलते हैं सेल्फ, खुद के, सेल्फ इंडक्टेंस। वर्ड से ही समझ में आ रहा है। तो खुद का करंट चेंज होगा तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो खुद का कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होगा। तो खुद के करंट के कारण ही करंट इंड्यूस हो जाए तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब मान लो कि भैया कोई लूप है, मानने में क्या जाता है? मान लो अब इस लूप में करंट जा रहा है, मान लो ऐसे 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 करंट जा रहा है आई, और इधर आई। तो इसके अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आई के ऊपर ही डिपेंड करेगा, और एरिया जो भी है। तो इसका मतलब कि इसके अबाउट जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। किसी लूप में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। μ0I/2R, यही होता था क्या फॉर्मूला? एक सर्कुलर लूप के कारण सेंटर में कितना होता था? 4μ0I/2R या μ0I/2R, सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ, नहीं बट मेरे को बहुत छोटा लग रहा है फॉर्मूला, पता नहीं। μ0I/2R सेंटर में होता था, तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मतलब जो फ्लक्स होगा वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, करंट कम करोगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहां पर अपन ने डाल दिया इंडक्टर, इंडक्टेंस। क्या डाल दिया? इंडक्टेंस। मतलब इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, हाँ इंडक्टर, या फिर इंडक्टेंस, सिंपली इंडक्टेंस। ठीक है, एल। अब
क्या क्या चीज है इसके बारे में पूरी बात पढ़ेंगे, पहले इतना लिख लो, आई इज एक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई। अब ये जो एल है, इस एल का फॉर्मूला भले ही आपको दिखने के लिए दिख रहा है 5/I, मतलब 5 क्या था, वेबर, वेबर पर एम्पियर, ठीक है, जिसको अपन नामकरण कर दिए ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट हेनरी, क्या क्या नामकरण कर दिए हैं, हेनरी। याद रखना सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टर की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या आती है, हेनरी। जैसे कैपेसिटेंस की क्या होती थी, फैराडे, एफ, ठीक है, वैसे इंडक्टेंस की कितनी क्या होती है, हेनरी, एच, ठीक है। हेनरी क्या होता है, वेबर पर एम्पियर को अपन ने नामकरण कर दिया, इज्जत दे दी, वेबर पर एम्पियर को हेनरी बोल दिया, ठीक है। अब सवाल उठता है, अगर आपको कैपेसिटेंस याद होगा तो, अगर, ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V था फॉर्मूला। कैपेसिटेंस अपन ने डिफाइन ही किया था कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को अपन ने बोला था उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, है ना। चार्ज को स्टोर करने की क्षमता इस कैपेसिटेंस। तो आपको यह भी पता होगा कि कैपेसिटेंस Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कैपेसिटेंस सिर्फ फिजिकल शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। जैसे ओम्स लॉ, R V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आई। बट रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। भले ही फॉर्मुला में वी आई है, इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस वी और आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अरे भैया, जब करंट नहीं होगा, पोटेंशियल नहीं होगा, तब भी तो रेजिस्टेंस होगा वायर का, है ना। तो करंट या पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके फिजिकल शेप, साइज, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी, सब चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यस, है ना। सेम वैसे ही C इज इक्वल टू Q बाई V फॉर्मूला है, लेकिन वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिजिकल शेप एंड साइज के ऊपर, सिर्फ शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना। सेम वैसे ही, सेम वही कहानी है, L का फॉर्मूला भले ही आ रहा है 5 और I, 5/I, but it does not depends on phi and I. L does not depends on phi and I, only depends on physical shape and size, shape and L की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट बता दिया, इंडक्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं या इंडक्टेंस बोलते हैं, शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा यूनिट हो गया, नोट डाउन करा दिया।